class 12, that is the continuation part of last topic we have discussed, that is properties of charge. 6 प्रॉपर्टी हमने लास्ट टर्म तक पढ़ ली थी और 7वीं प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो मैं बोलता हूं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कितनी बार Z भी लिखते हैं, कितनी बार S भी लिखते हैं, ध्यान रखना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब क्या है सर? दैट इज एनी फिजिकल क्वांटिटी which have a certain value or discrete value rather than any value or continuous। ओके मतलब कुछ फिक्स वैल्यू ही लेता है बेटा, ध्यान रखना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की फिक्स वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 फिक्स, हर कुछ भी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है क्या बेटा, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू या फिर एक फिक्स वैल्यू ही होती है, सर्टेन वैल्यू ही होती है। वो वर्ड अपना क्या कहलाता है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, क्वांटाइज्ड होती है। बहुत सारी चीजें क्वांटाइज्ड होती है, मास क्वांटाइज्ड होता है, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, चार्ज भी बेटा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटा ऑफ चार्ज, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा मतलब पैकेट भी बोलते हैं ना बेटा, क्वांटा पैकेट ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ लाइट, लाइट भी क्वांटाइज्ड होती है, पैकेट ऑफ लाइट है ना, फोटोन का कंसेप्ट आएगा। क्वांटा ऑफ चार्ज मतलब अगर मैं बोलूं स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन freely exist in nature is charge of 1 electron। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है ना बेटा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है सबसे छोटा से छोटा, तो अपन इसको एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे यूनिवर्स में फ्रीली मिल सकती है या नेचर में फ्रीली मिलती है, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ओके, अब जो भी होगा, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो होगा इस स्मॉलेस्ट वैल्यू का क्या होगा, मल्टीपल होगा, फिक्स वैल्यू होगी ना। तो एक इलेक्ट्रॉन मिला तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो 2e। अच्छा, अभी मैं बात करता हूं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब हुआ था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कहलाती है इलेक्ट्रॉन जब निकलता है। और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, मतलब ये अगर मैं बोलूं तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, नेगेटिव है तो। और N क्या है, मतलब फिक्स वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू, हर कुछ वैल्यू नहीं आ सकती है। और मैं अगर अच्छे से समझाऊं कि मान लो ये एक चार्ज बॉडी है, ये क्या बॉडी है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया, कितना, एक। तो सर आप क्या बोलोगे, चार्ज कितना हो गया सर इसका, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। समझ में आया? इसके ऊपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो इसका चार्ज कितना हो गया बेटा, 2e। अगर इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो चार्ज कितना हो गया, 3e। अगर इस पे 4 इलेक्ट्रॉन थे तो चार्ज कितना था, 4e। अगर इस पे 5 इलेक्ट्रॉन थे तो चार्ज कितना था, 5e। अगर इस पे n इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो गया, Ne। आप समझ में आया? तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब जो n होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू होती है या सर्टेन वैल्यू होती है, हर कुछ नहीं हो सकती। तो n हमेशा 1 2 3 मतलब ऐसा कोई इंटीजर होगा, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। n कैन नॉट बी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जैसे 1/2, 3/5, 2/3,
1.1, ये कभी भी n की वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं प्रॉपर वे में डिफाइन करूं तो व्हाट इज क्वांटाइजेशन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अ टोटल चार्ज है ना, ऐसा बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी, ये बॉडी ना डाउन, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, total charge of a given body is integral multiple of smallest value of charge, that is q equal to plus minus ne। ये definition आपको लिखनी होती है। तो what is quantization? According to the quantization of charge, total charge of a body is integral multiple of smallest value of charge, that is called elementary unit of charge भी कहते हैं, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, तो आपके डेफिनेशन लिख देता हूँ क्वांटाइजेशन की। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? बट अब देखो क्वांटाइजेशन का मतलब अभी क्वेश्चंस में समझ में आएगा कि क्या होता क्या है क्वांटाइजेशन। ओके, क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना वापस। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, टोटल चार्ज इस बॉडी का Q, टोटल चार्ज ऑफ गिवन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, हमने बोला n मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट या एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is q equal to plus minus ne। what is q? that is charge of a body, क्या बेटा, बॉडी का चार्ज। n क्या है बेटा, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 5, और व्हाट इज e? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। कोई कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होते हुए क्या होता है, एक डिस्क्रीट वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू ही होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, प्लस और माइनस तो क्या शो कर रहा है बेटा कि चार्ज पॉजिटिव में भी हो सकता है और चार्ज किस में हो सकता है बेटा, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। चल पहला ही क्वेश्चन है ना, कॉपी दैट या स्क्रीनशॉट ले लो। पहला ही क्वेश्चन, अब छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं इस पर ना, बड़ा अच्छे अच्छे मजा आएंगे थोड़ा आपको। तो आपको फॉर्मूला क्या याद करना है, q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेर n इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रोटॉन मत कर देना। क्लियर है? इधर पहले क्वेश्चन 10th क्लास से करते आओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 coulomb of charge। ओके, कैसे स्टार्ट करें सर? आपने बोला Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। आपको निकालना है क्या, नंबर निकालना है, मतलब n निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय ई। सर Q मतलब क्या है, चार्ज, और चार्ज आपका क्या दे रखा है, 1 कूलम, है ना। कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। तो आपका चार्ज क्या दे रखा है बेटा, 1 कूलम। और ई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 के माइनस 19 कूलम, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 10 के माइनस 19। ओके, ये ऊपर गया तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 के पावर 19। ओके, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर 18, है ना बेटा, 19 के 2 टुकड़े कर दिया। ओके, 10 डिवाइड बाय 1.6 दैट वुड बी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है ना, ये हमारा कहलाए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम का चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, ये आपने क्या कर दिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, इजी है। तो 1 कूलम कोई जरूरी नहीं है, ये तो 10th क्लास में आता था 1 कूलम, बाकी कितने भी नंबर ऑफ कूलम हो सकते थे, 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, 1000 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cu++। ओके, बच्चों वाला क्वेश्चन हिला के बता दो। Q इक्वल टू Ne, n कितना है, अरे Q इक्वल टू Ne होता है, अरे n कितना है, प्लस प्लस, अरे 2 आयन है, केमिस्ट्री के पाप की हैं तो आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, प्लस 2 आयन 2, n कितना था 2, ओके। तो 2 इंटू एक की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻19, तो ये आ गया 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, कॉपी दैट। ठीक है ना, तो Cu++2 का चार्ज जो हुआ वो कितना होगा बेटा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये कहलाता है क्वांटाइजेशन, मतलब n की वैल्यू जो होती है वो बेटा क्या होती है, फिक्स होती है, डिस्क्रीट वैल्यू होती है, हर कुछ नहीं होती 1 2 3 4 5 6, कभी भी 1.5 2.5 ऐसा नहीं होता है। सर आप अपने कदम से निपटोगे तो नहीं, बदलोगे तो नहीं, बदलूंगा, देखते जाओ आगे। ओके, बड़े आगे। और छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, इफ 4 बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम ए बॉडी देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज एंड इट्स नेचर। क्या बोला, किसी भी बॉडी से 4 बिलियन इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, रिमूव किए, 4 बिलियन इलेक्ट्रॉन क्या करे, रिमूव किए, तो आपको बोला उस बॉडी का चार्ज और नेचर बताओ। समझ में आया क्या बोला, वापस बोलूं, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 4 बिलियन, अभी आइए को तो बिलियन ही नहीं बता, 4 बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन removed from a body, then calculate charge and its nature, है ना, उसका चार्ज निकालो, उसका नेचर निकालो। नेचर तो सर पता पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, रिमूव किए ना, तो इलेक्ट्रॉन निकाला है तो क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो चार्ज क्या हो गया बेटा, बॉडी का पॉजिटिव चार्ज होगा ही बॉडी, गॉट इट। और Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला भाई, 4 बिलियन, बिलियन बता दो क्या होता है चलो, n दे रखा है 4 बिलियन, बिलियन का मतलब 10⁹9, क्लियर है, सही है कि 10 बिलियन 10⁹9 और 1.6 इंटू क्या बेटा 10⁻19, तो 6.4 इंटू 10⁻10 कूलम, दैट अमाउंट चार्ज ऑफ बॉडी विल प्रेजेंट। ठीक है बेटा, ओके, चीजें देखो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, समझो। कॉपी दैट।
ओके डन। चलो अब तुम्हारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अ पॉलीथीन इज रब्ड विद द वूल, एक पॉलीथीन जो है वो वूल के साथ क्या बेटा रब्ड होती है, और चार्ज जो फाउंड हुआ इफ अ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल और नेगेटिव चार्ज, क्या बोला उसने, नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम इज प्रोड्यूस्ड। सर कैसे पता पड़ेगा कि कौन किस पर रगड़ने से कौन सा कितना चार्ज आता है? तो बेटा एक सीरीज बनती है, ध्यान रखना, है ना। जैसे साइंटिस्ट लोग जितने भी है ना, तो चार्ज के बारे में पता पड़ा था उनको, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग बॉडीज ली और अलग अलग पेयर बना के उन्होंने देखे। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने क्या रखा था, ग्लास को रखा था, और सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने क्या लिया था, HCl और प्लास्टिक, है ना, HCl और प्लास्टिक। और उन्होंने अपनी एक सीरीज बना दी, क्या बना दी, सीरीज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्या बोल रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से पता पड़ता है कि किसको किससे रगड़ने से किस पे कौन सा चार्ज आता है ना। तो अपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने 2-3 याद करने जो आपकी किताब में दे रखे हैं ना, एबोनाइट की छड़ वाला, प्लास्टिक की रोड वाला, है ना, ग्लास की रोड और सिल वाला है ना, फर वाला, और ऐसे 2-3 याद कर लेना, ठीक है। अपन को पूरा ज़्यादा डेप्थ पे जाने की जरूरत नहीं, क्या कौन सी सीरीज है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है ना। चलो ओके, तो उसने क्या बोला, एक पॉलीथीन रब किया और उसने कौन सा चार्ज प्रोड्यूस किया, 3 × 10⁻⁷ चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो उसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बात तो सही है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ऐसा उसने निकालने को बोला। और उसने बोला कि इफ देयर इज एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास, या कोई मास ट्रांसफर हुआ क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ओके। सेकंड उसने बोला इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास। ये 2 क्वेश्चन उसने पूछे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इजी सा क्वेश्चन है। आगे क्या है सर, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, चार्ज दे दिया, एन निकालना है, तो क्या आ जाएगा, Q/E। एन कितना होगा बेटा, बोलो, निकालना है, चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁷, और E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, गॉट इट। बस इसको लिख दो 3 / 1.6 × 10⁻⁷ और प्लस का 19, तो प्लस का 12 है ना बेटा, ऊपर जाएगा प्लस का 19 और -7 तो प्लस का 12। 3 को 1.6 से डिवाइड करो, मतलब ये आएगा 1.85, ठीक है बेटा, तो 1.85, आगे कुछ आ सकता है ना आसपास, प्लस 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना है, नंबर निकाल रहा हूं मैं, ओके। अब इसने बोला कोई मास ट्रांसफर हुआ क्या, हमने बोला था सब चार्ज बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होती है या नेगेटिव चार्ज होती है तो क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है। कितना मास ट्रांसफर होगा, तो मान लो क्या हुआ डेल्टा m, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है n, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है me, तो n आपने निकाल लिया कितना 1.85 × 10⁻12, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है ना, 10⁻31। आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, टोटल आपका क्या हो जाएगा, मास कितना ट्रांसफर हुआ वो क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, समझ में आया। अच्छा, अब आता है मेन क्वेश्चंस की बारी। सर कौन कौन से चार्ज पॉसिबल, आप बोल रहे हो ना सर चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, तो कौन कौन से चार्ज पॉसिबल होते हैं और कौन कौन से चार्ज पॉसिबल नहीं होते हैं। आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना, अच्छे लेवल पे है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन से चार्ज पॉसिबल है और कौन से चार्ज पॉसिबल नहीं है।
ओके, क्वेश्चन लिख रहा हूं। विच ऑफ फॉलोइंग चार्ज, विच ऑफ फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, विच ऑफ फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, कितने, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज आर पॉसिबल, बहुत सारे दे रहा हूं ना। चलो क्या क्या दे दूं, चलो समझना क्वेश्चन, ट्राई करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो 1.2 E, व्हाट इज ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा दे रखा है 4 E, तीसरा दे रखा है 20, 1.2 माइक्रोकूलम, ठीक है। चौथा दे रखा है 6.4 माइक्रोकूलम, पांचवा दे रखा है 8 माइक्रोकूलम, माइक्रो पता ना बेटा, ओके। फिर और दे देता हूं मैं 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। और कुछ एक ले लेते एग्जांपल, 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ले लेता हूं, बस ठीक है, इतना ही कर लेते, काफ़ी है, मोर देन इनफ है। कौन कौन से चार्ज पॉसिबल है और कौन कौन से चार्ज पॉसिबल नहीं है। सर क्वांटाइजेशन याद कर लो आप, मतलब मुझे याद करने की जरूरत नहीं, आप याद कर लो। Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। और सर आपने बोला था n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3, अगर ऐसा होता है तो वो चार्ज पॉसिबल होता है, वो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। तो सर देखो आप तो पहले ही बोल दिया 1.2 E, तो n कितना दे रखा है 1.2, मैंने बोल दिया था n कैन नॉट बी 1/2, 1.2, 1/4, 3.5, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। चलो तो पहला चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्यों आ रहा है बेटा 1.2, n की वैल्यू कितनी आई 1.2, ओके। 4E ये पॉसिबल है, क्यों बेटा, क्योंकि n कितना आ रहा है 4। अब यहां पे 1.2 माइक्रोकूलम है ना। अच्छा, जिसको नहीं पता वो इधर साइड में देख लो, वी यूज, चार्ज की यूनिट क्या थी बेटा, चार्ज की यूनिट क्या थी बेटा, कूलम। पर हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मिली कूलम, माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, मिली, माइक्रो, नैनो, तीन ही ज्यादा काम आते हैं। मिली हटाओ 10⁻³ लगाओ, बच्चों को आना चाहिए। माइक्रो हटाओ 10⁻⁶ लगाओ, नैनो हटाओ 10⁻⁹ लगाओ, है ना बेटा। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, चलो पीको भी याद ही कर लो एक, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, 10⁻12 कूलम, ओके। तो ये आपके सफिक्स प्रीफिक्स बोला था ना बेटा, क्लास 11 में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आपके क्या होता है, आगे लगते हैं पीछे लगते हैं, पीछे लगते हैं, उनको क्या बोलता है, सफिक्स, ओके। चलो ऐसा ही प्रीफिक्सेस, ऐसा ही सफिक्सेस, जो भी बोलो, ओके। नाउ तो माइक्रोकूलम मतलब क्या होता है 10⁻⁶, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं सीधा सी वाला निकाल रहा हूं, चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है Ne। आप n निकाल के देख लो यहाँ पे, अगर n परफेक्ट इंटीजर आ जाता है तो आपको चार्ज पॉसिबल है, और अगर नहीं आता है इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो, 1.2। माइक्रो हमको पसंद नहीं है, माइक्रो हटाओ 10⁻⁶ लगाओ, गॉट इट, ओके। अपॉन E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, गॉट इट। सर ये आया 3, ये आया 4 बार, है ना, ये 3 और ये 4, तो 3/4, और ये 10⁻⁶ से ऊपर जाएगा तो -13 का +13 हो जाएगा, पर प्लस का 19, तो क्या आ जाएगा 10⁻13 प्लस का, तो 0.75 इंटू 10⁻13। अब 0.75 आ गया, पॉइंट में आ गया, पॉइंट में हो सकता है क्या n, नहीं हो सकता ना, तो ये पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं बेटा, ये
n अभी आपने कैलकुलेट पूरा नहीं किया है। 0.75 इंटू 10⁻13, इसका मतलब ये है कि 75, अभी मैं पॉइंट हटा दूं तो कितना आएगा 1000, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना बचा 11, तो 75 इंटू 10⁻11, इतने 000 आगे लग जाएंगे। तो n इज नॉट पॉइंट, है ना, पॉइंट्स में डेसिमल में नहीं है, ये इंटीजर में है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है ना। तो ऐसे आप सारी वैल्यूज क्या कर सकते हो बेटा, चेक कर सकते हो कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। और मैं बात कर लेता हूँ, चलो लास्ट वाला ये h वाला, बाकी सब आप कैलकुलेट करना और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ओके, n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/E, Q कितना बोलो 6.4 इंटू 10⁻19, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 4, n कितना आ रहा है 4 आया, तो ये भी पॉसिबल है। तो कुछ चार्ज इसमें से पॉसिबल होंगे, कुछ चार्ज पॉसिबल नहीं होंगे। जहां n की वैल्यू क्या आएगी बेटा इंटीजर में आएगी, वो तो क्या होंगे बेटा आपके पॉसिबल होंगे, और जहां n की वैल्यू क्या आएगी पॉइंट्स में आएगी, वो पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है ना। चलो, ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन। क्या सर आपने बोला वो 100% सही है क्या? अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, आपको ये सारे बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, कितने थे h तक थे, तो पूरे आंसर नहीं लिखो तो भी लिख देना कौन कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, उसके नाम लिख देना खाली बस, ABCDEFGH, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ओके, तो सर आपने अभी तक जो बोला क्या वो सही बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में n हमेशा क्या होता है इंटीजर होता है? भाई सही बोला मैंने। तो सर एक क्वार्क नाम का प्राणी होता है, सो देयर विल बी अ एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ध्यान रखना, और वो कहलाता है क्वार्क्स। वह नया वर्ड आया ना क्वार्क, क्वार्क आया है तो भाई किसी न किसी ने साइंटिस्ट का दिया होगा, और भाई साइंटिस्ट को सम्मान दो, साइंटिस्ट को सम्मान देना है, चलो दे रहे हैं। जो भाई साहब यहाँ पे थे साइंटिस्ट जेलमैन, और ईयर शायद 1964 1963 मुझे याद नहीं है, वॉट एवर इसी के आसपास कुछ था, जेलमैन। आगे क्या बोला उसने, क्वार्क्स, क्या बोला ना क्वार्क, तो क्या होते हैं, तो क्वार्क्स आर, मतलब कार क्या है, क्वार्क आर एलिमेंट्री particles having a charge of ±2/3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का 1/3 या इलेक्ट्रॉन का 2/3 चार्ज होते हैं, जिनका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1/3, और सर तो ये सर 1/3 आपने तो बोला था n क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, पर उन्होंने क्या बोल दिया n क्या होता है 2/3 भी होता है, और n कितना होता है 1/3। ऐसे 6 क्वार्क होते हैं, कितने 6, टॉप बॉटम अप डाउन 4 में, है ना, ऐसा कुछ होते हैं, पर हम ज़्यादा इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम 2 में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। दो जो क्वार्क, मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये किताबों में नहीं मिलेगी आपको, है ना। क्वार्क 2 टाइप के होते हैं नॉर्मली, अप और डाउन, ये अपने काम के। अप वाला जो क्वार्क होता है उसका चार्ज होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन, और डाउन वाला जो क्वार्क होता है इसका चार्ज होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना। ओके, और जो भाई साहब थे जेलमैन, उन्होंने इतना तक बोल दिया था कि हमारे न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन समझते हो, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह, तो यहाँ पे देखिए एक प्रोटॉन जो होता है, उस प्रोटॉन का फॉर्मेशन क्या होता है, अप अप और डाउन, ये प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है। तो देखें कि उन्होंने ऐसा बोला था प्रोटॉन किससे बना है, अप अप और डाउन, 3 से मिलकर बना है, तो क्या वो ओरिजिनल प्रोटॉन के चार्ज के बराबर आता है कि नहीं आता, देखते चलो। अप का मतलब
एक अप और एक अप कितने हो गए, 2 अप, और एक क्या हो गया, डाउन। तो मैं अगर उसका चार्ज निकाल रहा हूँ क्यू, तो 2 अप का चार्ज कितना होता है, प्लस का 2/3 माइनस डाउन का चार्ज कितना होता है, 1/3। तो क्या हो गया डबल ओ, 4/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, 4/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन में से 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, 4/3 में से 1/3 गया, तो कितना बचा, 1। तो कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही तो होता है। वेरी गुड। ओके, और बात करते हैं अपन यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए उन्होंने क्या बोला था, क्या होता है, अप डाउन डाउन, इससे मिलके क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। क्या बोल रहा हूँ वापस, अप डाउन डाउन, इससे मिलके क्या बनता है बेटा, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो उसका चार्ज भी निकाल के देखो कितना होगा, अप डाउन डाउन, एक तो अप है और 2 कितना है बेटा, डाउन है। एक अप मतलब कितना होता है, 2/3 ऑफ ई, और डाउन के कितने हैं, -1/3, तो 2 इंटू -1/3, तो 2/3 ऑफ 2/3 में से गया, तो चार्ज कितना आया, 0। और मैंने बताया था न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, मतलब न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो प्रूफ हुआ, ये मैंने नहीं किया, किसने किया बेटा, जेल्मैन ने, और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है ना। तो आगे वाले टाइम में जो हमारी सारी थ्योरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वो भी गलत हो सकती है अगर इस पर और ज़्यादा रिसर्च होता है क्वार्क्स के बारे में। क्लियर है। तो बहुत अच्छी चीज़ आपने पढ़ी, एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है वो किस में होता है बेटा, जरूरी नहीं है कि बेटा एन क्या हो, हमेशा परफेक्ट इंटीजर आए। तो जेल्मैन ने बोला था कि 2/3 और 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, वो इसने बोल दिया। क्लियर है। तो यहीं पे देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसका चार्ज भी हमने क्या कर दिया बेटा, प्रूफ कर दिया। इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री यूनिट है, इसलिए क्वांटाइज नहीं हुआ है ना, ये दोनों क्वांटाइज नहीं है। तो क्वांटाइज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एलिमेंट्री यूनिट है ना, वो क्वांटाइज्ड होता है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, क्वांटाइज्ड नहीं होते हैं। ये भी एक अच्छा नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ। ओके, क्लियर है। तो ये आपकी क्या बन गई बेटा, प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी, क्वांटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है आपके सामने क्वांटाइजेशन के बाद वाली, वो है वेरिएंट इनवेरिएंट। इसका मतलब समझना, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। सर क्या है सर वेरिएंट इनवेरिएंट, मतलब समझाओ। ओके, समझना। अगर मैं बोलता हूं आई एम एट रेस्ट, मेरा मास वट एवर जितना भी है, मान लो मेरा मास है 70 kg, मेरा मास है ना 70 kg। ओके, वेट मेरा 700 न्यूटन, चलो इतना नहीं जाते हैं वापस, 70 kg मेरा मास है। अगर मैं 100 किलोमीटर स्पीड से क्या करने लग जाऊं बेटा, दौड़ने लग जाऊं, तो मेरा मास क्या चेंज हो जाएगा क्या, सोचना। मैं रेस्ट पे था तो मेरा मास क्या था बेटा 70 kg, और मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लग जाऊं तो मेरा मास क्या हो जाएगा, 60 kg हो जाएगा, या 70 से थोड़ा कम हो जाएगा, 69 पॉइंट। सोचो, होगा, पर कितना होगा वो आज तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए आपको नहीं पता पड़ता है कि आप जब बैठे हुए हैं तो आपका मास अलग है, और आप स्कूटर पर बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हो तो आपका मास अलग है, क्योंकि मास में चेंज बहुत कम होता है। तो वो आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। ये कहाँ से आया, है ना। तो ये आइंस्टीन की एक रिलेटिविस्टिक थ्योरी थी, उसके एक फॉर्मूले से आया, m = m0 √v²/c²। ठीक है ना। ये c क्या है, c इज स्पीड ऑफ लाइट, c इज स्पीड ऑफ लाइट। क्या वैल्यू होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है। गॉट इट। और v क्या बेटा, हमारी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा रहे हो। और m क्या होता है, मूविंग मास, मतलब मूव करने पे उसका मास कितना होता है ऑब्जेक्ट का वो। और m0 क्या है, रेस्ट मास, मतलब रेस्ट पे वो अगर हो तो उसका मास क्या है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर 100 की स्पीड से जा रहा हूं, 100 km/h,
तो देखो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बताता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। तो वी स्क्वायर बाय, मान लो वी कितना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, वी कितना है बेटा 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। चलो मैं 180 ले लेता हूँ थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए, 180 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड है, ध्यान रखना। मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 180 इंटू 5/18, 1 और ये कितना आया 10, तो कितना आया बेटा 50 मीटर पर सेकंड, है ना बेटा, गॉट इट। सो अगर आप वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर निकालोगे तो वी मतलब 50 इंटू 50 और सी मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना बेटा। तो याद रखना 2500/9 इंटू 10 की पावर -16, है ना, जो भी आती है मतलब 0.000000, है ना, 12 13 14 जीरो आ जाएंगे ऐसा। तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर क्या बेटा नेग्लिजिबल है, क्या बेटा नेग्लिजिबल है। तो ये चीज अगर नेग्लिजिबल है तो m इक्वल टू क्या आएगा उस केस में, यहाँ नहीं लिखता हूँ, उधर ही लिखता हूँ। तो m इक्वल टू क्या आएगा बेटा, m0 ही आएगा। मतलब मूविंग मास और रेस्ट मास में कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है, कितना, अगर हम 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रहे हैं तो, ठीक है। बट मैं ऐसा बोलूं, एग्जाम्पल 2, जो v है वो लाइट की स्पीड से हाफ चलने लग जाए, जिस स्पीड से लाइट चलती है उसके हाफ स्पीड से मैं चलने लग जाऊं तो क्या होगा। तो देखो यहां पे वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, चलो मैं वैल्यू निकाल देता हूँ यहीं पे रख के, m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर क्या बेटा सी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसल, 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा बेटा ये बोलो 3/4, तो रूट से बाहर निकालूंगा तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा m0 4/3। तो मास चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बढ़ गया कम हो गया, 4/3 का रूट 1 से ज़्यादा ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रूट 2, इसका क्या होगा 1.7 और m0 इक्वल टू क्या आएगा m, तो m इज ग्रेटर देन m0, मतलब मास स्पीड के साथ चलने से, अगर मैं स्पीड में चल रहा हूँ, है ना, स्पीड वेरी करने से मास भी क्या होता है बेटा चेंज हो जाएगा। क्लियर है, मतलब स्पीड बढ़ने के साथ क्या होता है बेटा, स्पीड चेंज होने के साथ मास भी क्या होता है बेटा चेंज होता है। तो सर अब तो चार्ज की बात कर रहे हैं ना, हाँ चलो, तो मैं समझाना चाह रहा था कि मास जो होता है वो क्या होता है बेटा वेरिएंट होता है, वो बदलता है, समझ गए है, ओके कॉपी कर लेना। तो मैं बोलना चाह रहा था कि मास इज वेरिएंट, मास क्या बेटा वेरिएंट। तो सर आप तो चर्चा करो चार्ज पे, क्या बेटा चार्ज पे, चार्ज कैसे चेंज होता है। तो अच्छी बात यह है कि जो चार्ज की वैल्यू रेस्ट पे होती है वही चार्ज की वैल्यू क्या होती है मोशन में होती है, इसी को बोलते हैं चार्ज इज वेरिएंट। मतलब स्पीड चेंज होने के साथ, है ना, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखना। क्लियर है, स्पीड चेंज होने के साथ चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, ओके। बट मास इज वेरिएंट, ध्यान रखना ये चीज़ अच्छी है। मास तो क्या होता है वेरिएंट होता है, बट चार्ज क्या होता है इनवेरिएंट। मतलब चार्ज जो रेस्ट पे है और चार्ज को बोले आप 100 की स्पीड से ले जाओ, लाइट की स्पीड से ले जाओ, तो भी चार्ज की वैल्यू वो की वही रहने वाली है। इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे होता है तो उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ होती है, और इलेक्ट्रॉन को आप बहुत स्पीड से ले जा रहे हो, लाइट की स्पीड से ले जा रहा हो, फोटोन आ रहा है, फोटोन भी क्या है चार्ज, ठीक है ना, तो भी उसकी स्पीड क्या, उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1.6 × 10⁻⁹ ही रहेगी। क्लियर है, ओके। अब यहां पे क्वेश्चन है छोटा सा, इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉडी चेंजेस, है ना, बॉडी की स्पीड चेंज होती है, व्हाट वुड चेंज। पहला अनीता चार्ज, बबीता मास,
चंपा स्पेसिफिक चार्ज, इसको सिग्नेचर ऑफ चार्ज भी कहते हैं ना, और डॉली नन ऑफ द अबव, है ना। अगर बोलते हैं चार्ज बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो कौन चेंज होगा, चार्ज होगा? नहीं सर, सिंपल सा अभी तो बता दिया आपने, मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात करो इसके बारे में, सर ये तो आपने बताया नहीं स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। ओके, तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब समझ लेना, इज जस्ट लाइक स्पेसिफिक डेंसिटी, या आप उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, है ना, उसी से रिलेटेड है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चार्ज में उसके मास का डिवाइड कर दें, है ना, किसी चार्ज में उसके मास का डिवाइड कर दें, तो जो क्वांटिटी हमको मिलती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। वो क्या कहलाता है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज कहलाती है, और उसी को अपन बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ चार्ज। क्या बोल रहा था, सिग्नेचर ऑफ चार्ज। तो देखो आपने बोला स्पीड चेंज होने के साथ क्या चेंज होगा, मास चेंज होगा, इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों, ठीक है ना, कि मास भी चेंज होगा और क्या चेंज होगा, स्पेसिफिक चार्ज भी चेंज होगा जब आपके बॉडी की स्पीड क्या होगी ना, चेंज होगी। तो ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्जेस इन वेरिएंट। क्लियर है, मजा आ रहा है, हेड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्टिंग पढ़ोगे तो इसमें आपको लगेगा कि सर ये सारी चीजें हमारे एनसीईआरटी में है क्या, ठीक है। तो मैंने वापस ऊपर लिख रखा, वो देख लो क्या है, नीट, जेई, सीबीएसई, आरबीएसई, है ना। तो आप इतना दिमाग मत लगाना, पर आपको पढ़ना सब है ना, क्योंकि आपको चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो ये चीजें कहीं ना कहीं काम आने वाली है सारी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ढंग से इसको समझना, गॉट इट, ओके। और क्या प्रॉपर्टीज है, चलो और प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ना। चार्ज जो होता है वो कंडक्टर या मेटल के सरफेस पे होता है। ऐसा क्यों, देखो ये एक मेटल, अगर आपने इसके अंदर चार्ज कर दिया, नहीं हुआ, आपने एक इंजेक्शन डाल दिया और उसके अंदर चार्ज फिल कर दिया। कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और फ्री होने के साथ साथ क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो रिपेल करके जाएंगे कहाँ, सबसे बाहर, और बाहर मतलब कहाँ चले जाते हैं बेटा, सरफेस पे चले जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी कोई आपका मेटल है तो उसके अंदर चार्ज होता है, उस बॉडी को चार्ज करते हैं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है मेटल में या कंडक्टर पे हमेशा क्या आता है, सरफेस पे आता है, ठीक है। इसी से इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, है ना। इस पर डेरिवेशंस होंगे, वहाँ पे ये काम आने वाला है, तो ध्यान रखना। तो अगर एक मेटल है, ठीक है, और मेटल में चार्ज जो होता है वो हमेशा कहाँ रिसाइड होता है, सरफेस पे रिसाइड होता है, ओके। और अगर अपना यही क्या बेटा, इंसुलेटर है, क्या बेटा, इंसुलेटर है। अब सर इंसुलेटर या नॉन मेटल के अंदर, इंसुलेटर के अंदर क्या चार्ज नहीं होता, क्या होता है। तो सर उसमें क्या होता है कि वो रिपेल नहीं करेगा, रिपेल करेगा, तो सर बाहर क्यों नहीं आएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं इधर उधर, तो फ्री टू मूव है ना। पर जबकि नॉन कंडक्टर जो है या इंसुलेटर जो है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा क्या होता है बेटा, बाउंडेड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इतना ज़्यादा होता है, ये बाउंडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ये रिपल्शन फोर्स क्या करता है बेटा, उसको ओवरकम नहीं कर पाता है। इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है बेटा, यहाँ से बाहर नहीं आते हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आई कि मेटल या कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है, सारा चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। जबकि अपना जो इंसुलेटर होता है उसके चार्ज कहाँ होता है, अंदर